हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई नो स्पिरिट्स। आज हम PT 365 पॉलिटी का जो लास्ट सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले सीवियर कोल्ड एंड कफ की वजह से लो ग्रेड फीवर है और उसकी वजह से आवाज़ बैठा हुआ है। साथ ही साथ बीच बीच में शायद आपको नाक की आवाज़ भी आए। एनर्जी एंड कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, आवाज़ के साथ हम डील कर लेंगे। चलिए सबसे पहली खबर को देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है गवर्नेंस में, वो मिशन कर्मयोगी से रिलेटेड है। न्यूज़ में क्यों रही है? क्योंकि गुड गवर्नेंस डे के दिन मिनिस्ट्री ऑफ PPP पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस ने मिशन कर्मयोगी का एक्सटेंडेड वर्जन लॉन्च किया, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि गुड गवर्नेंस डे क्या है। देखिए 2014 में से पहले ये कोई कंसेप्ट नहीं था। 2014 में ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के ऑनर में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे उस साल से 2014 ऑनवर्ड्स मनाया जा रहा है, जिसका पर्पस है कि जो आपका गवर्नेंस है उसको 3 पिलर्स पे इम्प्रूव करना है। इसको सिटीजन सेंट्रिक बनाना है, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट बनाना है गवर्नेंस को, साथ ही साथ सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना है। एक्सक्यूज मी, आप इसके साथ डील करेंगे। नाउ कम टू मिशन कर्मयोगी। देखिए मिशन कर्मयोगी क्या है? एक मिशन कर्मयोगी एक का पर्पस जो है एक फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस को प्रिपेयर करना है, जिसका एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज जो है वो न्यू इंडिया की जो विजन है सरकार की, उसके साथ इस सिविल सर्विस का ये 3 स्किल्स एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल अलाइंड हो न्यू इंडिया के विजन के साथ। और बहुत सारे फीचर्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे, उसको जान लेते हैं। सबसे पहले माई आई गॉट है। देखिए इन सारे में मिशन कर्मयोगी का पर्पस यही है कि सिविल सर्विसेज को एक सर्टेन वे में अलाइन करना, जो कि गवर्नमेंट का जो न्यू इंडिया का विजन है वो सिविल सर्विस का भी विजन बन जाए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ट्रेनिंग पे फोकस किया जाएगा। जो न्यूली रिक्रूट्स होंगे उनको ट्रेनिंग मॉड्यूल पे फोकस किया जाएगा। तो इन सेम माई आई गॉट में भी जो इंडिविजुअल ऑफिसर्स, उनको टारगेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज देने की बात की जाती है। उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल को क्यूरेट किया जाता है। तो ये माई आई गॉट पे होता है। ब्लेंडेड प्रोग्राम्स की बात करें तो ब्लेंडेड प्रोग्राम में बेसिकली क्या किया जा रहा है कि ऑफलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग को इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसको ब्लेंडेड प्रोग्राम कहते हैं। डिलीवरेड विकास की बात करें तो विकास जो है एक इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको हम ट्रेन करने की बात कर रहे हैं। ये विकास में क्यूरेटेड प्रोग्राम, यानी जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को क्यूरेट कर रहे हैं, यानी कस्टमाइज करके दे रहे हैं। क्यूरेटेड प्रोग्राम हो गया। बाकी 12 डोमेन स्पेसिफिक देख लेंगे आप, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्मयोगी प्रारंभ की, तो देखिए कर्मयोगी प्रारंभ एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ PPP यानी पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंदर आता है। और इसमें बेसिकली जो रोजगार मेला के थ्रू जो न्यूली अपॉइंटेड रोजगार मेला के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है, उन ऑफिसर्स को जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनको जो भी रिलेटेड डिटेल है गवर्नमेंट की पॉलिसी का, वो इस ओरिएंटेशन में कराया जाता है। तो ये कर्मयोगी प्रारंभ यही है। न्यूली रिक्रूट जो है रोजगार मेला के थ्रू, उनको बताया जाता है बेसिकली कि जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ क्या है। बस यही है कर्मयोगी प्रारंभ। गुड गवर्नेंस डे देख लिया था हमने। अब बात करते हैं 6 पिलर्स। मिशन कर्मयोगी के 6 पिलर्स हैं। PIC डेम आप इस PICDEM आप याद रख सकते हैं। P फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क, I फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, C फॉर कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, D फॉर डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड M फॉर मॉनेटरी एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। तो ये 6 पिलर्स हैं मिशन कर्मयोगी के, आप याद रखेंगे। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जो भी वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए। तो ये है आपका राइट टू की न्यूज़ में क्यों रहा। आप चलिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि RTI के बारे में जाएंगे और इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर हम
बात करेंगे। सबसे पहले हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर लेते हैं, फिर हम मेजर एक्ट पे आएंगे। देखिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट बोले तो इसका इस्टेब्लिशमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से किया गया है। तो पेरेंट लेजिस्लेशन इसका RTI एक्ट है। अगर बात करें इसके कंपोजिशन की तो 1+10 होता है, यानी एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा एंड नॉट मोर देन, यानी 10 मैक्सिमम 10 इसके मेंबर्स हो सकते हैं, बार किया हुआ है। बात करें इनके अपॉइंटमेंट की तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो चेयरमैन एंड मेंबर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी। एक अपॉइंटमेंट कमिटी होती है जो कि प्रेसिडेंट को नेम रिकमेंड करती है। अभी सब अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होता है इस अपॉइंटमेंट कमेटी का चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड एक यूनियन मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। तो एक 3 मेंबर की कमेटी होती है और प्रेसिडेंट, ये 3 मेंबर की कमेटी चाहे चेयरपर्सन का रिक्रूटमेंट हो या फिर मेंबर्स के रिक्रूटमेंट हो, ये 3 मेंबर कमेटी प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करती है और इसी के रिकमेंडेड नेम पे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। तो कंपोजिशन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। अब टेन्योर की बात करें तो जो चेयरपर्सन या फिर अदर मेंबर्स है उनका जो मैक्सिमम टेन्योर 3 इयर्स हो सकता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर है। अगर बात करें रीअपॉइंटमेंट के लिए तो कोई भी ना ही तो चेयरमैन और नॉर मेंबर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर बात करें इसके फंक्शंस की तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बाद सिविल कोर्ट का पावर इन द मैटर ऑफ समन कर सकता है। कोई एविडेंस मांगना हो तो वो डायरेक्ट कर सकता है, सारी चीज़ है। और जो भी RTI के अंदर जो भी क्वेरीज है आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और CIC या फिर SIC जो है वो इन कंप्लेंट्स में इन्वेस्टिगेट या इंक्वायरी करेगा। तो ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो गया। हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क पे आते हैं कि लेजिस्लेशन में क्या कहा गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कहा गया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, सबसे पहली बात की सिर्फ इंडियन सिटीजन ही एलिजिबल है। कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर सकता है। यू हैव टू आस्क, ठीक है, यू हैव टू आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ सिटीजन जो कि गवर्नमेंट ऑफिस या डिपार्टमेंट से वैसा इन्फॉर्मेशन जो कि सपोज मतलब ये वैसा इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में आने लायक हो, उस इन्फॉर्मेशन को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट या फिर ऑफिशियल से, सेंट्रल स्टेट दोनों लेवल पे। अगर नोडल एजेंसी की बात करें कि RTI एक्ट को कौन इम्प्लीमेंट करता है तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, DOPT, मिनिस्ट्री ऑफ PPP, पेंशंस, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पर्सनल, ये RTI एक्ट को देखता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक अथॉरिटी का डिफिनेशन क्या है। तो RTI एक्ट 2005 में सेक्शन 2H में पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है। पब्लिक अथॉरिटी मतलब हो गया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे सेंट्रल में पार्लियामेंट है, स्टेट पे स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बना के बनाया है, या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन पास करके कोई अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाता है तो ये तीनों जो है चाहे जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी बॉडी है जो कि ऑन की जाती है, कंट्रोल की जाती है, फिर सब्सटेंशियल फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी कही जाएगी। चाहे तो गवर्नमेंट उसको ऑन कर रही है या फिर उसको कंट्रोल कर रही है, मैनेजमेंट में रोल है गवर्नमेंट का, या फिर सब्सटेंशियल फंडिंग दे रही है गवर्नमेंट, तो वो पब्लिक कैटेगरी में, पब्लिक अथॉरिटी में आएगा। इसके अलावा कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सब्सटेंशियल फंडिंग ले रही है गवर्नमेंट से, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे, वो भी पब्लिक अथॉरिटी के कैटेगरी में आती है। तो ये आपका सेक्शन 2H का पूरा आपको बता दिया गया। सेक्शन 2H में पब्लिक अथॉरिटी डिफाइंड है और कौन कौन होगा पब्लिक अथॉरिटी आप पढ़ लेंगे। अब देखिए सेक्शन 2H में पब्लिक अथॉरिटी का डिफिनीशन है। सेक्शन 6(1) में क्या बताया गया है कि आप इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं।
सेक्शन सिक्स वन में क्या बताया है कि क्या प्रोसेस है इंफॉर्मेशन का, तो इंफॉर्मेशन लेने का। तो कोई भी पर्सन जिसको इंफॉर्मेशन लेना है वो एक रिक्वेस्ट करना होगा, यानी आपको इंफॉर्मेशन मांगना होगा, या तो राइटिंग में भेज सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भेज सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल लेवल पे जाना है तो देखिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIOs होते हैं, दो, एक सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं और हर स्टेट में भी होते हैं। तो अगर सेंट्रल लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो आपको रिक्वेस्ट किसको करनी होगी, सेंट्रल CPIOs को, यानी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को। और अगर स्टेट लेवल पे आपको कोई कंप्लेंट लेनी है, कोई ग्रीवांस है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो आपको किसको रिक्वेस्ट करनी होगी, SPIOs को, यानी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को। क्लियर है ये। तो सेक्शन 2H में बताया गया है कि पब्लिक अथॉरिटी कौन है, सेक्शन 6(1) में बताया गया है कि इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, एंड सेक्शन 7 में यहाँ पे टाइम लिमिट दिया गया है कि एक बार कोई इंडियन सिटीजन रिक्वेस्ट करता है उस किसी इंफॉर्मेशन के लिए तो एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर ही जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं वो इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज करना होगा। क्लियर है ये। अब सेक्शन 7 में तो टाइम लिमिट दिया हुआ, अब सेक्शन 8 की बात करें तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें एग्जेम्प्ट किया गया है PIOs को कि वो डिस्क्लोज जो है नहीं, एग्जेम्पशन है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप मांगते हैं और कुछ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन में वो पड़ता है जो कि इस एक्ट में दिया गया, तो PIOs जो है वो बाउंड नहीं है, वो इंफॉर्मेशन देने से डिनाई कर सकते हैं। तो अब इन्हीं एग्जेम्पशंस को देखेंगे। देखिए सबसे बड़ा एग्जेम्पशन जो है RTI एक्ट के अंदर वो सेक्शन 24 के अंदर है। सेक्शन 24 जो है RTI एक्ट का क्या कहता है कि इस एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में RTI एक्ट सेक्शन 24 ये कहता है कि RTI एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में कुछ ऐसे इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा की गई है जिसपे कि RTI एक्ट काम नहीं करता है। ठीक है। अब सेकेंड शेड्यूल में कौन कौन से इंटेलिजेंस या फिर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जैसे कि रॉ हो सकता है, CERT इन हो सकता है। तो इन ये जो है एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 8 के अंदर। बट यहाँ पे भी एक कैविएट है, अगर इस तरह के सिक्योरिटी या फिर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट करप्शन या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के चार्जेस होते हैं तो ये एग्जेम्प्टेड नहीं होंगे। तो यही सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेंगे। अब मेजर एग्जेम्पशन जो है सेक्शन 24 के अंदर है। इसके अलावा कुछ अदर एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट इनको बोलते हैं। तो इन लिस्ट्स के अंदर भी अगर पड़ता है आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो भी प्रोटेक्टेड है और वो एग्जेम्प्टेड है अनटिल एंड अनलेस इसके डिस्क्लोजर से होने वाला जो बेनिफिट है और इसके डिस्क्लोजर से होने वाला जो लॉस है वो बेनिफिट आउटवे करना चाहिए लॉस को। यानी आपने ये जो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट में से किसी भी बात की रिक्वेस्ट की है और लगता है जो कंपीटेंट अथॉरिटी है कि इसके डिस्क्लोजर से जो बेनिफिट होगा वो लॉस को आउटवे कर देगा, यानी बेनिफिट ज़्यादा है लॉस से, तो कंपीटेंट अथॉरिटी जो है डिस्क्लोज कर सकती है। अदरवाइज जनरली इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस ये एग्जेम्प्टेड है। जब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आप सीख कर देते हैं जिससे कि इंडिया की सोवर्निटी या इंटीग्रिटी को खतरा हो सकता है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, फॉरेन नेशंस के साथ रिलेशंस हमारे खराब हो सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सिचुएशन हो सकती है, लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस का ब्रीच हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो खुद भारत सरकार ने फॉरेन गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंशियल वे में मांगा है और आप उसकी रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो ये एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा बात करें कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि किसी पर्सन के फिड्यूशरी रिलेशनशिप के पोजीशन में उसको मिला है, जैसे कि कमर्शियल मैटर्स हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गए, तो अनटिल एंड अनलेस जो है कि इस तरह के मैटर्स अगर आप मांगते हैं तो जो कंपीटेंट अथॉरिटी है उसको वे करना पड़ेगा, तौलना पड़ेगा कि जो हम ये इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर हो रहा है इससे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा, तभी वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया जा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक सेफ्टी को डेंजर कर दे, इसके अलावा जो कोई इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है मतलब वो हैपनिंग में है और वो इन्वेस्टिगेशन को इम्पीड कर दे, मतलब इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डाल सकता है, पोटेंशियल है, तो इस तरह के आप कैबिनेट पेपर्स के डिस्क्लोजर की मांग कर दें तो इस तरह के केसेस को सेक्शन 8(1) में एग्जेम्प्टेड रखा गया है। साथ ही साथ सेक्शन 8(2) भी कहा गया है
कि देखिए ये जो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट जो कि सेक्शन 8(1) में लिखा गया है, इसके अलावा जो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स 1923, यस, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 एंड 8(1) में जो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है इनका डिस्क्लोजर किया जा सकता है, जैसा कि मैंने बनाया। एक ही सिचुएशन है जहाँ पे इनके डिस्क्लोजर से होने वाला बेनिफिट वो बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू इसके डिस्क्लोजर से होने वाला लॉस। यानी 8(1) के अंदर जो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है उनके डिस्क्लोजर से उन मसलों पे अगर आपको सूचना दी जाती है तो उससे होने वाला जो फ़ायदा है वो इतना ज़्यादा हो कि उससे होने वाले नुकसान को वो कंपेंसेट कर दे, तो डिस्क्लोज किया जा सकता है। तो ये कैविएट है। तो ये सारी बातें हैं आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से, आप इसको पढ़ लेंगे ध्यान से। जस्ट अ मिनट, यू हैव टू डील विथ इट टुडे। चलिए आधार के बारे में जानते हैं। देखिए आधार न्यूज़ में इसलिए क्यों रहा है, क्योंकि देखिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन की बात करें तो जो 2020 रूल्स है वो सिर्फ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट को ही ऑथोराइज करती है कि वही सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। एंड अगर UIDAI सेटिस्फाइड है तो कुछ टेलीकॉम एंड बैंक्स को वो अलाउ कर सकती है आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करने का। ये लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। बट अब करेंटली यही है 2020 रूल्स है, लेकिन अब जो है माइटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये अब सोच रही है कि सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज़ यानी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अलावा भी अदर एंटिटीज़ को आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो अलाउ किया जाए ताकि सर्विस डिलीवरी जो है वो बेटर हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ इसके तो ये आपका इतना मैंने बता दिया। साथ ही साथ अब इस रिगार्ड में जो नए प्रपोज्ड अमेंडमेंट है इसमें माइटी का कहना है कि जो भी एंटिटी इंटरेस्टेड है आधार ऑथेंटिकेशन में वो अपना जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन या प्रपोजल सबमिट कर सकती है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये पूरी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप पढ़ लेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है आधार के बारे में जानना, बेसिक बुनियादी बातें जानना आधार के बारे में इम्पॉर्टेंट है। आधार सबसे पहले एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर है जो कि आपके बायोमेट्रिक से लिंक्ड होता है, ठीक है। 12 डिजिट का यूनिक नंबर है जो कि आपको बायोमेट्रिक से लिंक हो रहा होता है। जस्ट अ मिनट, तो आप इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आधार में क्या क्या कौन कौन से डिटेल्स नहीं लिए जाते, कौन कौन से डिटेल्स लिए जाते हैं अभी हम देखेंगे। कौन कौन से डिटेल्स नहीं लिया जाता है, आपके रिलीजन की बात नहीं की जाती है, आपका कास्ट नहीं पूछा जाता, आप इनकम कमाते कितना, आपके हेल्थ का स्टेटस क्या है, जियोग्राफी, ये सारे डिटेल्स नहीं लिए जाते हैं। एग्ज़ाम में शायद ये पूछा हुआ है, पूछा भी जा सकता है, हमेशा पूछा जा सकता है कि आधार जब आप रजिस्टर कराने जाते हैं तो कौन कौन सी डिटेल्स आपसे लिए जाते हैं, क्या क्या डेमोग्राफिक डिटेल्स आपसे ली जाती है, सारी चीज़ें आप पूछा जा सकता है। थर्डली है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, यानी आपका जो डेटा है वो सेंट्रली स्टोर किया जाता है और थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप कहीं से भी आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। इसका स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर का ये मतलब होता है। जस्ट अ मिनट, यस। और चौथा टारगेटेड डिलीवरी। अगर आप सेक्शन 7 ऑफ द इनकम ITR सेक्शन 7 ऑफ द ITR एक्ट के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ITR फाइल करने के लिए आधार मैंडेटरी है, ये आप याद रखेंगे। इन किन किन चीज़ों के लिए आधार मैंडेटरी आपको पता होना चाहिए। उनमें सबसे पहले है कि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आधार उसके लिए मैंडेटरी है। अगर हम बात करें इसके अलावा कि आधार की यूटिलिटी क्या है डे टू डे लाइफ में, तो देखिए 3 बातें हैं। आधार प्रूफ है आपके एड्रेस का, आधार एड्रेस प्रूफ हो सकता है, साथ ही साथ आधार आपका पहचान पत्र हो सकता है, आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है, बट आधार सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, ये याद रखेंगे, ठीक है। आधार सिर्फ और सिर्फ एड्रेस प्रूफ की तरह काम कर सकता है, आपका पहचान पत्र हो सकता है, आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है, बट आधार आपके सिटीजनशिप यानी नागरिकता का प्रूफ प्रमाण नहीं देता है। इसके अलावा UID इनेबल्ड बैंक है तो आप उसमें जो मनी है बेनिफिट जो है रेमिट कर सकते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अब आइए यहाँ पे की टेक्नोलॉजी फीचर्स की बात करें। देखिए इन सब में इतना जो टेक्निकल बात लिखी गई है इसमें आप याद रखिएगा कि कौन कौन से बायोमेट्रिक डिटेल्स, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आपसे लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका फेशियल इमेज लिया जाता है जो कि आधार के फोटो पे होता है। इसके अलावा आपके जो 10 के 10 हाथ की उंगलियां हैं इनके फिंगरप्रिंट्स, इनके
प्रिंट्स लिए जाते हैं और साथ ही साथ आपके जो 2 आइरिस है उसका स्कैन किया जाता है। बस यही इन्फॉर्मेशन लिया जाता है आपसे और कुछ नहीं लिया जाता, आप याद रखेंगे। तो ये बात लिखी गई है और इसी की वजह से आधार का डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ आधार एक्ट की बात करें तो देखिए आधार जो है ना, आधार को जब आधार को इनेक्ट किया गया था तो इसको एज अ मनी बिल इनेक्ट किया गया था। तो फिर इसको कोर्ट गया कि भाई आधार की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसको चैलेंज किया गया कि भाई इसको एज अ मनी बिल की तरह पास किया गया ताकि पार्लियामेंट यानी अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसकी जो अथॉरिटी है उसको बाईपास किया जा सके, उसको सर्कमवेंट किया जा सके। आपको पता है कि मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास लिमिटेड और नो पावर्स है। इट कैन ओनली डिस्कस अप टू 14 डेज, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता है, राज्यसभा कुछ कर ही नहीं सकती है। तो और डिस्कशन हो ना हो इट डजंट मैटर एट ऑल। राज्यसभा बस वो एक फॉर्मलिस्टिक रूटीन है वो। तो इसलिए जो है बहुत ये कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था। तो कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट में आधार की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और बाकी सारे इसमें इम्पोर्टेंट ये रखा गया, इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सारी चीज़ें तो अपहेल्ड की गई। इम्पोर्टेंट आपको ये रखना है, कोर्ट ने कहा था इसी जजमेंट में कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार मैंडेटरी है। आधार वुड बी मैंडेटरी फॉर एक्सेसिंग सोशल वेलफेयर स्कीम। सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार मैंडेटरी है। बट अगर आप कोई बैंक जस्ट अ मिनट, अगर आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप आधार सबमिट करिए ही। ये आपको पता होना चाहिए। आधार मैंडेटरी है, आपको फोर्स किया जा सकता है सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए ताकि टारगेटेड डिलीवरी हो सके। बट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है। ओके, नाउ कम टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए UIDAI जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके जेनेसिस की बात करें तो इसके जेनेसिस जो है आधार एक्ट 2016 में हुई थी। और पेरेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो MeitY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है। अब इस UIDAI का फंक्शंस देख लेते हैं। जो आपका UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ये इशू करना इसका काम है। साथ ही साथ आधार के लाइफ साइकिल से जुड़े जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको मैनेज करना इसका काम है। साथ ही साथ ऐसे पॉलिसी डेवलप करना, प्रोसीजर सिस्टम डेवलप करना जो कि आधार इशूइंग से रिलेटेड जितने भी पॉलिसी प्रोसीजर एंड सिस्टम डेवलप करना सारा का सारा UIDAI का काम है। एंड साथ ही साथ सिक्योरिटी ये सारी चीज़ों को भी देखना UIDAI का काम है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, इतनी सी बात इसमें लिखी गई है। नाउ कम टू रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। देखिए जस्ट अ मिनट। ओके, न्यूज़ में इसलिए रहा है कि MeitY ने IT रूल्स 2021 को अमेंड कर दिया। तो क्या किया है MeitY ने IT रूल्स 2021 को अमेंड कर दिया। अब देखिए IT रूल्स 2021 को देखते हैं क्या है। देखिए IT रूल्स 2021 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर इनेक्ट किया गया है, ठीक है। और इसको किस लिए लाया गया था IT रूल्स 2021 को, ताकि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। ये 2021 में इस पर्पज से आया था। अब इन्हीं रूल्स को IT रूल्स 2021 को अमेंड किया गया है ताकि अब सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग पर भी सरकार जो है ग्रेटर इन्फोर्सेबिलिटी या फिर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना चाहती है। तो इस बार अमेंड करके ऑनलाइन गेमिंग को भी इंक्लूड किया गया और साथ ही साथ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ग्रेटर जवाबदेही तय करने की बात की गई है। इसलिए ये न्यूज़ में रहा। देखिए बात करते हैं कि जो नया अमेंडमेंट हुआ है, MeitY ने जो IT रूल्स 2021 को अमेंड किया तो क्या क्या नई चीज़ें हुई हैं। कुछ चीज़ों को बहुत ही बुनियादी डिफिनेशन दिया गया है, जैसे कि ऑनलाइन गेम्स क्या होते हैं, OG एंड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री OGI, तो इनको बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है। अब जो रिसेंट अमेंडमेंट है उसके हिसाब से कोई भी गेम जो कि इंटरनेट के थ्रू ऑफर किया जाता है और आप उसको किसी कंप्यूटर के थ्रू या फिर किसी इंटरमीडियरी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन गेम कहा जाएगा। इट्स एज सिंपल दैट। कोई भी गेम जो कि इंटरनेट के थ्रू ऑफर किया जा रहा है और आप एज ए यूज़र या तो किसी कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं या फिर कोई इंटरमीडियरी आपको प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर, उसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन गेम कहा जाएगा। और OGI क्या होता है,
ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी जो है, ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी कोई भी इंटरमीडियरी, यानी आपके, मेरे और गेम के बीच में कोई एक थर्ड पर्सन जो कि मुझे फैसिलिटेट कराता है उस गेम के एक्सेस को थ्रू प्रोवाइडिंग हिज ऑन सिस्टम या कंप्यूटर, ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी कहा जाएगा। अब देखिए इसमें जैसा कि हमने पढ़ा था, न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि सरकार ने ग्रेटर जवाबदेही, बड़ी जवाबदेही तय की है। तो सबसे पहले इंटरमीडियरीज के रोल को डिफाइन किया गया है कि क्या क्या रोल होंगे इंटरमीडियरीज को। 3 बातें बताई गई हैं कि जो इंटरमीडियरीज हैं वो जो ऑनलाइन गेम है, अगर उसमें पोटेंशियल है कि वो यूज़र को हार्म कर सकता है, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन गेम जो कि यूज़र को हार्म कर सकता है, तो ये जो इंटरमीडियरीज है ना ही तो उसको होस्ट करेंगे, ना ही पब्लिश करेंगे और ना ही शेयर करेंगे किसी भी ऑनलाइन गेम को, ठीक है। ये इंटरमीडिएट ऐसा ऑनलाइन गेम जो कि जिसमें पोटेंशियल है हार्म करने का यूजर को, वो इंटरमीडिएट एचपीएस कर ही नहीं सकते। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, होस्ट पब्लिश और शेयर नहीं कर सकते। साथ ही साथ दूसरी बात देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एसआरबीज कंस्टिट्यूट करते रहती है, अपॉइंट करते रहती है। हम देखेंगे आगे एसआरबीज क्या है, यानी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज। इनका ये क्या करते हैं, ऑनलाइन गेम्स को वैलिडेट करते हैं परमिसिबल और नॉन परमिसिबल में। तो अब एसआरबीज ने, अगर इनका काम है परमिसिबल और नॉन परमिसिबल में कैटेगराइज करना ऑनलाइन गेम्स को, तो वैसे गेम्स जिनको एसआरबीज ने नॉन परमिसिबल कर दिया है उनको ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये किसी भी तरह से होस्ट नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये तो है ही, साथ ही साथ उनके सिस्टम में यानी उनके कंप्यूटर में किसी तरह का इसका एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेस नहीं मिलना चाहिए उनके पास। क्लियर है ये? तो ये मेन ऑब्लिगेशन है ऑनलाइन रोल इंटरमीडियरीज का। अब इसके अलावा बात करें, एडिशनल ऑब्लिगेशंस भी लगाए गए हैं। देखिए वैसे ऑनलाइन गेम्स जिसमें मनी, पैसे का लेन देन की बात की गई, वैसे ऑनलाइन गेम्स जिसमें पैसे की लेन देन होती है, उस जस्ट अ मिनट, ओके, पैसे की लेन देन होती है, उस केस में ऑनलाइन जो इंटरमीडियरीज हैं, ओजीआईज हैं, उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि जो ऑनलाइन गेम है उसके ऊपर मार्क ऑफ वेरिफिकेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है मार्क करती हैं, तो सबसे पहले जो एसआरबी जो मार्क करती है ना परमिसिबल का, वो डिस्प्ले करना उस गेम पे, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे यूजर ने पैसा लगाया है यानी पैसा डिपॉजिट किया है, तो जो डिपॉजिटेड मनी है वो यूजर विड्रॉ कैसे कर सकता है या फिर रिफंड कैसे कर सकता है, इन सारे पॉलिसीज को बताना ये ओआरजीज ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज का काम है। इसके अलावा केवाईसी डिटेल लेना है यूजर का, ये ओजीआई का काम है। और साथ ही साथ चौथा क्या है कि मान लीजिए मैं एज ए यूजर, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पैसे लगा करके खेल सकती हूँ, तो कोई इंटरमीडियरीज यानी थर्ड पार्टी, मेरे और गेम के बीच में कोई जो थर्ड पार्टी हो, ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें फंड देता हूँ, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ और तुम खेलो, या फिर कोई तीसरे वो जो इंटरमीडियरी है वो किसी और से पैसा लेकर के मुझे दे रहा है, या तो खुद का पैसा दे रहा है या फिर किसी और थर्ड पार्टी का पैसा लेकर के मुझे दे रहा है कि मैं अब उसको इस गेम में लगाऊं, तो ये काम नहीं कर सकते हैं। यही लिखा हुआ है 4th पॉइंट में, आप इसको पढ़ लेंगे। अब जैसा हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज अपॉइंट करती है। देखते हैं तो माइटी जो है एक नहीं बहुत से जारी मल्टीपल एसआरबीज यानी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज अपॉइंट कर सकती है। इसका पर्पस यही है कि गेम्स को परमिसिबल में वेरीफाई करना या फिर इम्परमिसिबल डिक्लेयर कर देना। अब एसआरबीज के क्या क्या क्राइटेरिया है, कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिसमें सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बन सकते हैं। देखिए एसआरबी जो है, ये एसआरबी एक कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती है। एसआरबी शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री। इनका रोल जो है ग्रीवांस रिडर्सल का, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल का, यानी दूर से ही रेगुलेट करना है, एक हाथ की दूर से ही इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है। तो ये सारे रोल है। अगर हम बात करें कि एसआरबी के पास क्या क्या अथॉरिटी है, तो हमने देखा कि एसआरबी जो है कैटेगराइज करती है किसी भी गेम को परमिसिबल या फिर इम्परमिसिबल में। तो किस किस सिचुएशन में गेम्स को परमिसिबल कैटेगराइज कर सकती है। जस्ट अ मिनट, आई थिंक मुझे छींक आ रहा है। ओके कोई नहीं। पहला तो ये है कि इसमें वेजरिंग
का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी जो आपका विनिंग और लूजिंग है वो किसी थर्ड आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ओके, दूसरा कि जो OGI है वो गेम्स रूल से कंप्लाई करे। तीसरा जो है फ्रेमवर्क, जो SRB जो रूल बना रही है उससे OGI जो है यानी इंटरमीडियरीज कंप्लाई कर रहे हैं। प्रोहिबिशन है कि किसी भी तरह का गैम्बलिंग है उसमें वो इसके लिए ये जो रूल है वो प्रोहिबिट करता है। तो बेसिकली यही है आपका ऑनलाइन गेमिंग का। OGI ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, SRB सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी एंड OGI, ये 3 चीज़ों का पता रखिएगा, एक बार पढ़ लेंगे आपका ये हो जाएगा। चलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बात कर लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि ये रिसेंटली ये एक डेटा आया है, उससे पता चल रहा है कि जो कंज्यूमर पेंडेंसी है, केसेस की पेंडेंसी है कंज्यूमर कमीशन के सामने, वो विद द टाइम डिक्लाइनिंग ट्रेंड इसमें देखने को मिला है। कंज्यूमर कौन है, हु इज़ द कंज्यूमर? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है कि कोई भी पर्सन जो कि कोई गुड्स, कोई सामान खरीदता है या फिर सर्विस लेता है वो कंज्यूमर है। ठीक है, अब इसके बदले में कोई कंसिडरेशन देगा, या तो देगा या प्रोमिस करेगा। कंसिडरेशन मतलब आप जो भी खरीदते हैं गुड या सर्विस के बदले में जो पेमेंट कर रहे हैं, आप आज कर रहे हैं या फिर एक दिन बाद करेंगे, इन कैश या काइंड, ये आपका कंसिडरेशन हो गया। टेक्निकलिटी में नहीं जाते, इतना ही याद रखिए कोई भी पर्सन जो कि कोई भी गुड खरीदता है या सर्विस अवेल करता है वो कंज्यूमर है। बट यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जस्ट अ मिनट। कंडीशन ये है कि जो पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है या अवेल कर रहा है उसके इमीडिएट कंजम्पशन के लिए होना चाहिए, यानी ना कि आप कोई गुड या सर्विस खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा और उसमें वैल्यू एडिशन करके आपने वैल्यू ऐड किया तो आप उससे फर्दर बेनिफिट कमाना चाह रहे हैं, तो वो उस केस में आप कंज्यूमर नहीं कहे जाएंगे। अगर मैं ही कोई गुड खरीदती हूँ और उसमें उसकी प्रोसेसिंग करके फर्दर वैल्यू एड करके उसको मैं बेचने के पर्पज से खरीदती हूँ, यानी उससे मैं बेनिफिट डिराइव करने के पर्पज से खरीद रही हूँ, तो आई विल नॉट बी अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वहीं तक है जो अपने कंजम्पशन के लिए चीज़ों को खरीद रहा है, चाहे वो गुड हो या सर्विस हो। उसके बियॉन्ड अगर बेनिफिट डिराइव करने की बात रही हो तो यू आर नॉट अ कंज्यूमर। ये साफ साफ लिखा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, इसको आप पढ़ लेंगे। अब देखिए कुछ राइट्स हैं एज ए कंज्यूमर आपके पास, कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको पता होना, आपके पास अधिकार है, आप जान सकिए आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके डिटेल्स के बारे में आप जान सकते हैं। राइट टू सेफ्टी का आपको अधिकार है, आपके पास राइट टू हर्ड है, कंज्यूमर कमीशन ऑफ इंडिया आपको सुनेगी, आपकी बातों को सुनेगी। आपके पास चूज करने का अधिकार है, आपके पास 10 तरह के एक ही सेगमेंट के 10 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके पास चूज करने का अधिकार है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं अपने पॉकेट एंड अपने नीड्स को बैलेंस बना के। साथ ही साथ आपके पास ये भी अधिकार है कि आपको कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। नाउ कम टू कंज्यूमर, क्या क्या मेजर्स लिए गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंडिया में। सबसे पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करें तो इसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश की गई है जो कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, उनके ग्रीवांसेस को हियर करती है। दूसरा बात करें तो जस्ट अ मिनट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021 में 3 टायर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके ग्रीवांसेस को हियर करने के लिए। इसके अलावा बात करें तो कन्फोनेट प्रोजेक्ट है, फुल फॉर्म आप इसका पढ़ लेंगे। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इससे पहले वाला जो एक्ट था उसके बैकड्रॉप में बनाया गया था। बेसिकली इसका पर्पस यही है कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके जितने भी इंडिया में कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए, तो ये कन्फोनेट प्रोजेक्ट है। अगर ING रैम पोर्टल की बात करें तो इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म, ग्रीवांसेस को रिड्रेस करना है। साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट ये है कि ING रैम पोर्टल जो है एक सेंट्रल रजिस्ट्री की तरह काम करता है कंज्यूमर ग्रीवांसेस को रजिस्टर करने के लिए। और इसके अलावा बात करें तो ई दाखिल पोर्टल जो है बेसिकली स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव फैसिलिटी देता है कंज्यूमर को, ताकि वो अपने मतलब जो हैसल फ्री चीज़ें या फिजिकल मूवमेंट की रिक्वायर्ड ना हो उससे बात की जाती है। सर्टिफिकेशन मार्कर्स हैं जो कि कंज्यूमर को सेंसिटाइज करने के लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के जानने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। तो ये आपका न्यू जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज़, देखिए इसमें कुछ ऐसा है नहीं,
ठीक है, मुझे आप पढ़ लेंगे। हेल्थ इन्फ्लुएंसर है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस क्या है, ड्यू डिलिजेंस लेंगे। मतलब ये देखिए, आप इंडोर्समेंट करने के टाइम में क्या क्या होना चाहिए, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट कर दिया, आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 8.7 शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी कहते हैं। इसके प्रोविजंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटी एंड मतलब जो ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी जो कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं, और इस जो ट्राइबल कम्युनिटी और इन ट्राइबल कम्युनिटी के अलावा भी कोई ऐसे कम्युनिटी या फिर ऐसे लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर है? फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटी यानी ऐसे ट्राइब्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, और इन ट्राइब्स के अलावा भी कोई और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो कि ट्रेडिशनली सदियों से वो फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं और वो ट्राइब नहीं भी है, तो भी उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। 3 तरह की राइट्स रिकॉग्नाइज की गई है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में: इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट के अंदर आपको फॉरेस्ट में रहने का, आप जब और वहाँ की लैंड या लैंड फॉरेस्ट में रहने का, और साथ ही साथ वहाँ की लैंड को आप होल्ड कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए या फिर लाइवलीहुड के लिए। ये राइट आपको इंडिविजुअल लेवल पे दिया जाता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट में जो आपके ट्रेडिशनल और कस्टमरी रूल ट्रेडिशंस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट्स में बेसिकली आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इंटायरली मैनेज करने का राइट्स दिया जाता है। अगर नोडल एजेंसी की बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्राम सभा जो आपका सेंट्रल एंड बेसिक यूनिट है, जहाँ से आपके क्लेम्स जो हैं उनके इन्वेस्टिगेशन और ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। लैंड टाइटल्स की बात करें तो जो 3 तरह के राइट्स है, ये लैंड टाइटल में आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक के लैंड टाइटल को रिकॉग्नाइज करती है। और लैंड टाइटल लीगल टाइटल होगा, और ये लीगल टाइटल हेरिटेबल होगा, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफरेबल तो है, बट ये हेरिटेबल है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास किया जा सकता है, बट ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ना ही अलिनेबल है, यानी बेच नहीं सकते हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो जो फॉरेस्ट लैंड है उसका डाइवर्जन अलाउ करता है सर्टेन केसेस में, यानी स्कूल्स बना सकते हैं आप, डिस्पेंसरीज, आंगनवाड़ी, इन सब चीज़ों के लिए फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जा सकता है, डाइवर्जन किया जा सकता है, उसको डेवलप किया जा सकता है, तभी तो स्कूल बनेगा, है ना। इसके अलावा बात करें कि इसके एप्लीकेशन की बात करें तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है आपका प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व, इन सब में भी इक्वली एप्लीकेबल है। और साथ ही साथ जो है जो एक्ट है ये ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर हम बात करें ग्रीवांस रिड्रेसल की तो 3 टियर प्रोसेस है। ग्राम सभा न्यूक्लियस है यहाँ पे, जहाँ से आपके क्लेम्स को रिसीव किया जाता है और उसको वेरीफाई किया जाता है। अगर ग्राम सभा के रिजोल्यूशन से आप नाखुश हैं तो आप सब डिवीज़न लेवल पे जा सकते हैं। सब डिवीज़न लेवल की कमेटी होती है, वहाँ पे अपने पिटीशन लेकर के जा सकते हैं। और अगर आप सब डिवीज़न लेवल के कमेटी के भी रिजोल्यूशन से नाखुश हैं तो आप पिटीशन लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे जा सकते हैं। बट यहाँ पे एक कैवेट है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है वहाँ के जो डिसीजन है वो फाइनल एंड बाइंडिंग है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। और इसके फाइनल मतलब इसके ऊपर नहीं जा सकते, एंड बाइंडिंग मतलब यहाँ से जो डिसीजन आएगा वो आप पे एप्लीकेबल होता है। बात करें लीगल सेफ गार्ड की तो वही चीज़ें इसको रिपीट किया गया है कि जो ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी जो ऑलरेडी फॉरेस्ट में यानी जंगल में रहने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटी है, और वैसे कम्युनिटी जो कि ट्रेडिशनली फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, बट वो ट्राइब नहीं, इन दोनों के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। शेड्यूल एरिया सेक्शन 244 आपको पता होगा, बाकी बेवकूफ़ी है। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन, ये आप मेंस में याद रखेंगे। बाकी तो कुछ है नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो ऐसे ही है। तो ये ले दे कि आपका PT 365 गवर्नेंस वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। एंड हम अब बाकी सब्जेक्ट्स पे मूव ऑन करेंगे। विल ट्राई टू कवर 2 क्लासेस अ डे, ताकि ये आपका जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और आपका एग्ज़ाम 20 दिन एक्सटेंड हो गया। 20 दिन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, थोड़ा सा तो आपके नर्व्स काम डाउन हुए होंगे, तो इन 20 दिनों का बहुत अच्छा
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए। 20 दिन में, मतलब अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल पास पे है, तो आप 20 दिन में चाहे तो 2 बार चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, एंड इट इज़ पॉसिबल। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ यू। गर्मी बढ़ रही है, अपना ध्यान रखिए, और रिवीजन इज़ द की। रिवीजन पे फोकस करते रहिए, बहुत इधर उधर मगजमारी मत करिए। 500 टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ टेस्ट, बेसिक बुनियादी बातों पे फोकस करिए। बुनियादी बातों से ही प्रीलिम्स निकलता है। आई विल टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच।